बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ लेक्चर नंबर 3 सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स। कल तक हमने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड तक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। आज हम आगे चल रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइंस, या इन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। अगर देखा जाए हेडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं। हमने कल पढ़ा था बड़ी डिटेल के साथ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था और इससे हमें किन चीज़ों का पता चलता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे लिखा हुआ है लाइंस। यहां से आइडिया मिल रहा है आपको कि ये कोई लाइंस ही होंगी, लेकिन हमें यहां जानना यह है कि ये कौन सी लाइंस है। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए या इनको जानने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। उस डायग्राम की मदद से हम इनकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो डायग्राम जरा देखिए कि फर्ज करें ये एक पॉइंट चार्ज है। मैं यहां पे पॉजिटिव ले रहा हूं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। एक पॉइंट चार्ज है, मैं इसके अराउंड सर्कुलर शेप में या स्फेरिकल शेप में मैं यहां पे कुछ टेस्ट चार्जेस रखने लगा हूं Q0। कल बताया था आपको कि टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली यानी ये रिवाज है कि इसको पॉजिटिव ही लेंगे आप, तो ये Q0। इसी तरह इस पॉइंट चार्ज Q के अराउंड मैंने सर्कल में क्या रख दिए, टेस्ट चार्जेस रख दिए। अब कॉमन सेंस है, कल भी आपको बताया था कि अगर ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट चार्ज के रीजन यानी फील्ड से बाहर है तो क्या होगा, इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि फोर्स एक्ट तब करती है जब दो फील्ड इंटरैक्ट करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये फील्ड से है ही बाहर तो इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अब अगर मैं इन टेस्ट चार्जेस को करीब ले आऊं इस पॉइंट चार्ज के, यानी मैं इतने करीब ले आऊं कि ये सारे टेस्ट चार्ज बराबर डिस्टेंस कवर करते हुए इस पॉइंट चार्ज के फील्ड के अंदर आ जाएं, रीजन के अंदर आ जाएं, तो हमने कल पढ़ा था। तो इन टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम कूलम फोर्स का भी नाम देते हैं। अब क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव यानी सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अब रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये वाला जो टेस्ट चार्ज है इसने मूव करना है। किस तरह मूव करना है, ये देखिए, इस लाइन के अलांग। इसी तरह ये वाला टेस्ट चार्ज इस लाइन के अलांग मूव करेगा, ये वाला टेस्ट चार्ज इस लाइन के अलांग मूव करेगा, ये चार्ज इस लाइन पे, ये चार्ज इस लाइन पे, ये चार्ज इस लाइन पे और ये चार्ज इस लाइन पे मूव करेगा। अब अगर आप सोचिए कि इन्हीं सारे चार्जेस को मैं इस पॉइंट चार्ज के बिल्कुल करीब ले आता तो फिर वो लाइंस कैसी बनती। जाहिर है कि ये टेस्ट चार्ज इस पूरी लाइन के अलांग इसने मूव करना था। इसी तरह ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। अब जरा गौर से देखिए कि जैसे ही टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए तो इन टेस्ट चार्जेस ने मूव किया और मूव भी एक लाइन पे किया। तो इन लाइन को हम फिर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि हमने फील्ड के अंदर ये लाइंस बनाई हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहा जाता है, जाहिर है क्योंकि फोर्स ने एक्ट किया जिसकी वजह से ये मूव करके चले गए, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो वही डेफिनेशन क्या बननी चाहिए, इस एक्सप्लेनेशन की मदद से हम इसको डिफाइन कुछ यूं कर सकते हैं कि वो लाइंस फील्ड के अंदर, देखें जब तक ये चार्ज फील्ड के अंदर नहीं थे तो इन पे कोई फोर्स नहीं थी। जैसे ही ये फील्ड के अंदर आए तो फोर्स ने अमल किया और ये एक लाइन पे मूव करना शुरू कर दिया। तो डेफिनेशन इस एक्सप्लेनेशन से क्या बननी चाहिए कि वो लाइंस फील्ड में जिसके अलांग या जिस पर
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो डेफिनेशन बनेगी, यहां पे लिख रहा हूं, द लाइंस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड along which a unit positive charge moves are called electric field lines। तो भाई ये है डेफिनेशन। और एक बात याद रखिएगा, ये हकीकत में लाइंस होती नहीं है, कहीं आप ये समझ लें कि फील्ड के अंदर ये लाइंस बनी होंगी, नहीं, ये इमेजिनरी है, यानी ये फर्जी है। सिर्फ हम इनको इसी तरह डिफाइन कर रहे हैं कि भाई वो लाइन फील्ड के अंदर जिस पर यूनिट पॉजिटिव, यानी टेस्ट चार्ज यहां पे हम ले रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, उस लाइन को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक और भी डेफिनेशन बन सकती है, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं, फिर उसके बाद आपको एक और डेफिनेशन भी बताऊंगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने यहां पे जो पॉइंट चार्ज लिया वो पॉजिटिव लिया। अब अगर ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होता तो क्या ख्याल है क्या होना था? फिर अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव पॉजिटिव को रिपेल नहीं, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब क्या होना था? अब ये एरो हेड मैंने पहले बाहर की तरफ बनाया क्योंकि रिपल्शन हो रही थी, अब क्योंकि अट्रैक्शन होगी तो ये एरो हेड अंदर की तरफ आ जाएगा नेगेटिव के लिए। तो भाई इससे हमें दो बातें समझ आ गई। इस डायग्राम से, इस मैप से, जो हमने मैप बनाया है, इस मैप से हमें दो बातें समझ आई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए उनकी सिमत बाहर की तरफ होती है, यानी आउटवर्ड होती है, और दूसरा अगर आप आउटवर्ड भी लें तो वो डाइवर्ज होती जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक सर्कल जो है, बहुत सारे सर्कल हो, उनका सेंटर सेम हो और वो सर्कल बढ़ते जाएं तो उनके रेडियस जो है वो डाइवर्ज होते जाते हैं। इसको कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ है, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ है, इसीलिए हम पॉजिटिव चार्ज को सोर्स का नाम देते हैं और नेगेटिव चार्ज को जो है वो सिंक का नाम देते हैं, क्योंकि जहां से निकल रही है वो सोर्स, जहां जा रही है वो क्या होगा? सिंक होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा। आखिर में कैरेक्टरिस्टिक के अंदर दोबारा बताई गई हैं तो आपको बता दूंगा। अच्छा भी, उसके बाद आगे चलते हैं कि अगर आइसोलेटेड चार्ज ना हो, दो चार्ज रखे हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसका जो मैप है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव के लिए फील्ड की लाइन बाहर की तरफ है, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ है। तो जो फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और किसकी तरफ जाएंगी? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ, ये बनेगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो मैप है। मैंने पहले कहा ये इमेजिनरी होता है, सिर्फ ऐसे हम तस्वर कर रहे होते हैं, हकीकत में ये लाइंस होती नहीं है। हाँ, हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम चार्ज को यहाँ पे छोड़ते, टेस्ट चार्ज को, तो उसने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह मूव करके जाना था, इस लाइन पे मूव करके जाना था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया। हाँ जी, अब देखें, पॉजिटिव से निकल रही हैं और किस में दाखिल हो रही हैं? नेगेटिव की तरफ। ये मैप होगा भाई दो अपोजिट चार्जेस के लिए। एरोहेड का ध्यान रखना है, पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ और नेगेटिव के लिए क्या होगा? अंदर की तरफ।
इसी तरह अगर दो चार्जेस सिमिलर हों तो उसका मैप क्या बनेगा, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो मैप कैसा होगा। कॉमन सेंस है कि पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ तो जा नहीं सकते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर रिपल्शन की वजह से इनका जो फील्ड है वो दरमियान में वीक पड़ जाएगा, यानी नहीं होगा फील्ड। तो अब जो लाइंस बनेगी कुछ यूं बनेगी, यानी अगर टेस्ट चार्ज को छोड़ें तो वो इस तरह जाएगा, इसी तरह अगर इधर छोड़ें तो इस तरह जाएगा। तो दरमियान में देखें फील्ड लाइन जो है वो रिपेल हो रही हैं, रिपल्शन शो है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकती, ये दरमियान में क्या हो जाएंगी, रिपेल हो जाएंगी। इसी तरह ये मुकम्मल डायग्राम जो है ये डायग्राम बनेगी। इसी तरह अगर यहां पे एक दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो यही डायग्राम बनी थी, फर्क ये होता कि जो एरो हेड है वो बाहर की बजाय अंदर की तरफ हो जाता। तो यही सेम डायग्राम बनेगी अगर दो नेगेटिव चार्ज भी हों। अच्छा भाई आगे चलते हैं। यहां पे एक ऑब्जेक्टिव आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो कितनी डायमेंशनल होती हैं, तो याद रखें वो 3 डायमेंशनल होती हैं। मैं 3 डायमेंशनल कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि जो फील्ड एक फील्ड लाइन है वो 3 डायमेंशनल, नहीं, फील्ड लाइंस जो है 3 डायमेंशनल है, एक लाइन की डायरेक्शन एक ही होगी, ये याद रखिएगा। वो कैसे कि जैसे एक बॉल होती है स्फेरिकल शेप में होती है, चार्ज को भी हम स्फेरिकल शेप में कंसीडर कर रहे होते हैं। अब जैसे बॉल है, बॉल के ऊपर जो आप सुई पेंस लगा दें पूरे सरफेस के ऊपर, तो बिल्कुल ऐसे ही चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं वैसे निकल रही होती हैं जैसे सुई पेंस होती हैं। अगर आप पूरी बॉल के सरफेस के ऊपर वो सुई पेंस लगा दें तो ऐसे ही फील्ड लाइंस होती हैं। तो इसका मतलब फील्ड लाइन इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, नीचे भी निकल रही है, हर डायरेक्शन यानी 3 डायमेंशनल होंगी। आगे चलते हैं। एक आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसके ऊपर जो है कोई स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है, स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूं, उसके मीनिंग क्या है वो समझा देता हूं आपको। वहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर किसी यूनिट एरिया या कोई एरिया, लेट्स से ये डस्टर है, इसका एरिया है, इसकी प्लेन है, वो कहता है कि अगर किसी यूनिट एरिया या किसी एरिया को फील्ड में ले जाएं, चार्ज के फील्ड में ले जाएं, तो उस एरिया में से गुजरने वाली फील्ड लाइंस, एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। देखें ये एरिया है, ये फील्ड लाइन है, तो अगर आप एरिया को फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रखें तो उस एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यह है कि अगर इस एरिया में से एक जगह 5 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और एक जगह 10 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो जहां 10 गुजर रही हैं समझ लें वहां फील्ड की ताकत, फील्ड की स्ट्रेंथ, फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। जहां कम गुजर रही हैं लाइंस वहां स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए उसने कहा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through area held perpendicular to the field lines is proportional to the strength of electric field। तो ये स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो स्ट्रेंथ समझ लें ज्यादा होगी, कम फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहां से फिर हमें अंदाजा हो रहा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखिए, the number of the lines drawn to represent the direction and strength of electric field are called
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस डेफिनेशन में देखें क्या लिखा हुआ है कि द लाइंस ड्रॉन, यानी वो लाइन जो ड्रॉ की गई, जो बनाई गई, टू रिप्रेजेंट, जाहिर करने के लिए, किस चीज को? डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। यानी इन लाइन की मदद से हमें सिमत का भी पता चल रहा है और हमें ताकत का भी पता चल रहा है, स्ट्रेंथ का भी पता चल रहा है, इंटेंसिटी का भी पता चल रहा है। कैसे? डायरेक्शन का आप खुद देखें, हमने कहा नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की लाइन अंदर की तरफ है, यानी इंटेंसिटी, फील्ड की इंटेंसिटी अंदर की तरफ होगी। डायरेक्शन का पता चल गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की लाइंस बाहर की तरफ हैं, डायरेक्शन का पता चल गया। और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो फील्ड लाइन मैंने दिखा दी कि पॉजिटिव से किसकी तरफ जा रही हैं? नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। डायरेक्शन का पता चल रहा है या नहीं चल रहा? इसी तरह स्ट्रेंथ का कैसे पता चल रहा है? अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी कि यूनिट एरिया में से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ज्यादा तादाद होगी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो पता चला ना कि फील्ड लाइंस की तादाद से पता चल रहा है स्ट्रेंथ ज्यादा है या स्ट्रेंथ कम है। तो इसीलिए दो बातें मैंने यहां लिखी, सिमत का भी पता चल रहा है और हमें स्ट्रेंथ का भी पता चल रहा है। ये मजीद ये डेफिनेशन आगे जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही हैं उसमें भी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं अब जा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, फील्ड लाइन की। नंबर 1 बता दी पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट या स्टार्ट कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो खत्म कहां होती है? एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं। दोबारा सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये पहली है, फ्रॉम कहां से कहां? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको मैंने क्या नाम दिया था? सोर्स का। और इसको मैंने क्या नाम दिया था? सिंक का। तो ये सोर्स हो गया क्योंकि यहां से निकल रही हैं, और वो क्या हो गया? सिंक हो गया। दूसरी, यहां पे आप लोगों से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये चार्ज है, चार्ज के करीब फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या चार्ज से दूर? कॉमन सेंस है कि चार्ज के करीब इलाका स्ट्रांग होगा, फील्ड की स्ट्रेंथ, ताकत ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे फासला बढ़ेगा फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कल मैंने लेक्चर के अंदर आपको यह बताया था कि फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर बढ़ेगा, फासला बढ़ेगा चार्ज से तो फील्ड कम होता जाएगा। ये कल भी बताया था आपको मैथमेटिकली। और कॉमन सेंस भी हमारे यही कहते हैं कि चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रांग, चार्ज से दूर वीक होगा। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं या इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि मैं एक और कैरेक्टरिस्टिक बना सकूं। तो क्या बननी चाहिए? अब जरा देखिए, चार्ज अपार्ट होती जा रही है तो यहां पे एक और खासियत बन गई कि भाई जहां फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी वहां फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर, वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर, फील्ड स्ट्रेंथ विल बी स्ट्रॉन्ग, एंड वेयर द फील्ड लाइंस आर अपार्ट, फील्ड स्ट्रेंथ विल बी वीकर। वो क्या होगी? वीक होगी। फॉर क्लोज फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ क्या होगी? वीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक। और फॉर अपार्ट फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रॉन्ग।
नंबर 3, तीसरी खासियत बनाते हैं, इससे रिलेटेड बना लेते हैं। हमने कहा करीब है तो स्ट्रांग, दूर है तो दूर है तो वीक होगा। अब हम इनके दरमियान आते हैं कि भाई फील्ड लाइंस ना पता चल रहा है कि क्लोज है, ना पता चल रहा है कि अपार्ट हो रही हैं, मतलब आपस में क्या है, फील्ड लाइंस पैरेलल। अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हो तो फिर क्या कहेंगे, स्ट्रांग या वीक? स्ट्रांग तो तब कहेंगे जब क्लोजर का पता चल रहा हो, और वीक तब कहेंगे जब अपार्ट का पता चल रहा हो। लेकिन ये क्या है, आपस में पैरेलल। अगर पैरेलल होंगे तो समझ लें, जान लें कि वहां फील्ड की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, फील्ड की स्ट्रेंथ, मैं पूरा नहीं लिख रहा, स्ट्रेंथ किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो तीसरी खासियत फिर क्या बनेगी, तीसरी खासियत बनेगी वेयर द फील्ड लाइंस आर पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर करीब है स्ट्रांग, दूर है तो वीक, और अगर पैरेलल हैं, ये पैरेलल कहां होती हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटर के हवाले से। तो कैपेसिटर की प्लेटें होती हैं, उनके दरमियान फील्ड लाइंस तकरीबन पैरेलल होती हैं, तो वहां फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। चौथे नंबर पे आते हैं, जो मैप मैंने यहां पे बनाया है फर्जी मैप थे। जब मैंने आइसोलेटेड चार्ज बनाया था, यानी तन्हा एक चार्ज बनाया था, तो आपने देखा कि फील्ड लाइंस इनवर्ड या आउटवर्ड डिपेंड कर रही हैं चार्ज के ऊपर, लेकिन थी स्ट्रेट, सीधी फील्ड लाइन थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो पता चल जाएगा भाई ये लाइन इस सिमत में जा रही है और ये लाइन इस सिमत में जा रही है, अगर स्ट्रेट हो पता चल जाता है। लेकिन जब मैंने दो चार्जेस बनाए तो फील्ड लाइन जो है वो कर्व हो गई। अब कर्व रास्ते का आपको सही अंदाजा नहीं होता कि सिमत किस तरफ है। मैंने कहा ना कि फील्ड लाइन जो है वो डायरेक्शन बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की सिमत बताती हैं, लेकिन अगर कर्व हो तो फिर कैसे बताएंगी? उसका जवाब सुन लें कि अगर कर्व है फील्ड लाइन, जैसे हमने सीखा हुआ है कि अगर मोशन कर्व रास्ते पे हो तो सिमत निकालने के लिए किसी पॉइंट पे क्या ड्रा करना होता है, टेंजेंट। तो यहां भी आप फील्ड लाइन के ऊपर फर्ज करें आप यहां चेक करना चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सिमत इस पॉइंट पे क्या है, देन यू विल हैव टू ड्रा टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो टेंजेंट ड्रॉन किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सुने भी चौथा पॉइंट, टेंजेंट drawn on electric field line shows direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं ई लिख रहा हूं, ई की डायरेक्शन पता चलेगी टेंजेंट से। ये मारूजी आ सकते हैं, कैसे पता चलती है, टेंजेंट से। किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। पांचवा और आखिरी पॉइंट या पांचवी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये बड़ी अहम इसलिए है क्योंकि एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, और ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो आप यूं समझ लें कि हर साल ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो 2 नंबर तो आपके आज पक्के हो जाएंगे ये कैरेक्टरिस्टिक सीखने के बाद, समझने के बाद। और वो क्या है, सुने। नेवर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस टू ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस टू ईच अदर, यानी 2 फील्ड लाइन अगर हम ले लें, 2 डिफरेंट 2, तो वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। व्हाई, क्वेश्चन ये आता है क्यों, तो उसका जवाब है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक लाइन की बात हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने क्या कहा था, आप क्या कह रहा हूं, मैं दोनों समझा देता हूं कि एक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होगी। डिफरेंट फील्ड लाइंस की और डायरेक्शन हो सकती हैं, लेकिन एक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है वो एक ही होगी। तो अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन होती तो वो एक दूसरे को क्या कर जाती, क्रॉस कर जाती।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस टू ईच अदर बिकॉज दे हैव ओनली वन डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट. इफ दे हैव मोर देन वन डायरेक्शन देन दे विल क्रॉस टू ईच अदर. कि अगर एक से ज्यादा होती तो फिर क्रॉस कर जाते, विच इज इम्पॉसिबल फिजिकली. ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एक से ज्यादा डायरेक्शन हो. अगर एक से ज्यादा नहीं हो सकती तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्रॉस भी नहीं कर सकते.